हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाले हैं पेरोनेज डिजीज़ के बारे में। तो पेरोन आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ये क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है और किन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और कैसे इस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन की हम बात करेंगे, कुछ विटामिन की हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो जिन दवाओं के बारे में हम जानकारी देंगे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सभी दवाओं के लिंक दिए जाते हैं, इसके हिसाब से आप मेडिसिन खरीद के अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पेरोनेज डिजीज, ये बीमारी क्या है। तो बताना चाहेंगे कि ये एक मेल हेल्थ इशू है और ये रेयर प्रॉब्लम है, रेयर देखने को मिलता है। हाँ जी, तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो आपका पिनाइल पार्ट होता है वो स्ट्रेट ना होके उसका यानी बेंडिंग देखी जाती है, स्ट्रेटन अप ना होके कर्वेचर देखा जाना, तो इसको हम पेरोनेज डिजीज कहते हैं। अब बात आती है कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसके पीछे वजह क्या है और ये डेवलप कैसे हो जाती है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है, नॉर्मली अगर हम इंजरी की बात करें, इंजरी के बाद वहाँ पे फाइब्रोसिस, एक प्लैक बन जाना। देखिए नॉर्मली स्ट्रेटन अप ना होके अगर आपको कहीं पे कुछ प्लैक बन गया है, यानी वहाँ के टिश्यू आपस में फाइब्रोसिस एक तरह से हो जाना, टिश्यू इकट्ठा हो जाना। इंजरी के बाद ऐसा यूजुअली देखा जाता है कि वहाँ पे जो टिश्यू है इकट्ठे हो जाना, उनका फाइब्रोसिस, अगर कहीं पे भी फाइब्रोसिस हो जाती है तो वो टिश्यू इकट्ठे हो जाने की वजह से वो स्ट्रेटन अप ना होकर वहाँ की बेंडिंग हो सकती है, तो ऐसा देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की। देखिए कारण की अगर हम बात करें तो कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम के लिए कोई डायरेक्टली कॉज रिस्पॉन्सिबल है कि इसी वजह से ये आपको प्रॉब्लम होती है। रिसर्चर्स कुछ बिलीव करते हैं कि ये कैसे डेवलप होता है, कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये आपको फाइब्रोसिस यानी टिश्यू का फाइब्रोसिस हो जाना, इकट्ठा हो जाना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो के वो वहीं पे एक तरह से स्कैरिंग हो जाना, प्लैक बन जाना, फाइब्रोसिस हो जाना, तो उसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पाती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो स्ट्रेटन अप भी हो सकता है आपका पार्ट। तो इसी वजह से जो है अब ये स्कैरिंग और ये प्लैक कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी और ये कैसे डेवलप, देखिए ऐसा बिलीव किया जाता है कि नॉर्मली या तो आपका कोई हिस्ट्री रहा हो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग की वजह से, या फिर कोई भी जो है ब्लो बेंडिंग की वजह से, किसी भी वजह से कोई हार्ड इंजरी वहाँ पे हुआ है, तो उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग इकट्ठा होकर वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो सकती है और इस तरीके से प्लैक और स्कैरिंग फाइब्रोसिस डेवलप हो सकता है। ये बिलीव्ड थ्योरी है कि ऐसा हो सकता है और कई केसेस में जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं और किसी केसेस में दोनों ही फैक्टर को ब्लेम किया गया है कि आपकी जीन के साथ साथ ये इंजरी का भी केस हो सकता है, यानी कि कंबाइंड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि कौन इसके रिस्क पे होते हैं। अगर हम बात करें एज फैक्टर, एज में ज़्यादा उम्र में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है और मिडिल एज में भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स ऑफ पेरोनेज डिजीज, यानी इस बीमारी के क्या लक्षण। देखिए साइन और सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे मेजर जो इसमें सिम्टम निकल के आता है वो आता है व्हाइल मेकिंग योर रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल ये कंडीशन हो सकता है और इसके साथ साथ आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस, जो हमने बात करी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम तो निकल के ही आता है क्योंकि आपको प्रॉब्लम है। और किसी केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आपको ऐसे ही स्कैरिंग और फाइब्रोसिस किसी दूसरे बॉडी पार्ट में भी देखी जाती है, यानी अदर बॉडी पार्ट में, हाथों में, पैरों में भी कई बार ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वहाँ पे जो है स्कैरिंग हो जाना, फाइब्रोसिस हो जाना और उस पार्ट में आपको प्रॉब्लम होना। तो अदर बॉडी पार्ट में भी इसकी जांच की कि कौन से टेस्ट किए जाते हैं, क्या टेस्ट जरूरी हैं। देखिए एक ऐसा कंडीशन है जो आप खुद भी सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सेकेंडली आप डॉक्टर को विजिट करते हैं तो बायोफिजिकल एग्जामिनेशन देखने से, बाय लुकिंग, ये इजिली डायग्नोज हो जाता है, देखा जाता है, स्टडी करा जाता है कि किस तरीके का फाइब्रोसिस है, कैसे है। बहुत ज़्यादा सीवियर और क्रिटिकल केसेस होते हैं तो उनमें आपका एक्सरे कर सकते हैं पिनाइल पार्ट का, अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने के लिए कि अंदर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। और रेयर टू रेयरेस्ट केसेस में आपका कई बारी बायोप्सी, वहाँ से छोटा सा पार्ट लिया और उसको जांच कर लिया कि उसमें अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, बट हाँ रेयरली। और ये सारे टेस्ट पेशेंट्स के अंडरस्टैंडिंग में और डॉक्टर के एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सा टेस्ट ज़रूरी है पार्ट की। देखिए ट्रीटमेंट के लिए आप सबसे पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है किसी केसेस में कि ट्रीटमेंट ज़रूरी भी नहीं होता है, प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व
डिजॉल्व हुआ है, किसी किसी केसेस में हो जाता है, तो ट्रीटमेंट कई बार रिक्वायर्ड भी नहीं होता है। जैसे मान लो अभी अभी इंजरी हुई है और वो स्कैर फाइब्रोसिस बनी है, धीरे धीरे वो डिजॉल्व भी हो जाते हैं, वो घुल भी जाते हैं। ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है। कोई भी हमें चोट लगती है, धीरे धीरे उसका हीलिंग होता है, धीरे धीरे वो डिजॉल्व हो जाता है और उसको टाइम ठीक होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, 1-2 महीना भी लग सकता है। तो हमेशा पहले तो आप पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करें, वॉचफुल रहें कि वो जो है रेस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो डिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर डिजॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छा है, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। ऐसे केसेस में कोई ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। पर प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और यूनिया यानी कि आपको पेनफुल होता है वाइल मेकिंग रिलेशनशिप, तो आपको पेन होता है, जरूरी हो जाता है। ट्रीटमेंट को भी हम 2 मोड में रखेंगे यहाँ पे, एक तो थेरापेटिक ट्रीटमेंट रखेंगे और दूसरा सर्जिकल। देखिए थेरापेटिक यानी विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन भी हो सकती हैं, होम्योपैथी मेडिसिन भी हो सकती हैं और कुछ विटामिन भी हो सकते हैं। विटामिन में विटामिन ई को बहुत प्रैक्टिकली देखा गया है कि विटामिन ई वैसे भी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो आप विटामिन ई आप इसमें इनपुट अपना कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं विटामिन ई, जिससे देखा गया है कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रूवमेंट देखी जाती है अगर आप विटामिन ई का इनटेक करते हैं। और इसमें फिर डिपेंड करता है कि अगर हम बात करें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट्स इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। नॉर्मली कोलेजनेज के इंजेक्शंस आपको दिए जाते हैं, जैसे मान लो वो फाइब्रोसिस है तो उसको डिजॉल्व करने के लिए। हो सकता है ये पेनफुल हो, बट हाँ ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आपकी पूरी विद डॉक्टर काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आप ये ट्रीटमेंट सर्जरी की अगर हम बात करें तो सर्जिकल करेक्शंस भी किए जाते हैं। अब देखिए वहाँ पे कुछ फाइब्रोसिस है, स्कैरिंग है, तो उसको रिमूव किया जाता है। जैसे मान लो बेंडिंग है तो जो स्कैरिंग फाइब्रोसिस है उसको रिमूव किया जाता है, तो आपको स्ट्रेटन अप में आपको रिजल्ट मिलते हैं। उस फाइब्रोसिस स्कैरिंग को रिमूव किया जाता है, सर्जिकल करेक्शन के थ्रू किया जाता है। इसके साथ ही एक और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे मान लो आपका जो ऑपोजिट साइड में टिश्यू होता है उसको निकाल दिया जाता है। स्टार्टिंग में भी किया जाता है, जैसे मान लो आपका बेंडिंग है और स्कैरिंग फाइब्रोसिस है, उसको निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियली ग्राफ्टेड इम्प्लांट कर दिया जाना। एक तो आपका ये डिपेंड है, ये कंप्लीटली आपकी अंडरस्टैंडिंग में और डॉक्टर काउंसलिंग में कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है, पूरा ऑब्जर्वेशन देखा जाता है और बाद में सर्जिकल ये करेक्शंस किए जाते हैं। बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन के ऊपर देखिए, होम्योपैथी मेडिसिन का कॉन्सेप्ट भी मोर और लेस यही रहेगा कि आपका जो फाइब्रोसिस है एनी हाउ हम उसको डिजॉल्व करें, घोलें उसको, ताकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और आपका बेंडिंग से आपको रिलीफ मिले, राहत मिले। तो होम्योपैथी में कई मेडिसिन है, नंबर 1 पे आता है होम्योपैथी में अर्निका मोंटाना। देखिए अर्निका मेडिसिन आपने इंजरी के केसेस में, हार्ड ब्लो के केसेस में बहुत सुना होगा, क्लॉट में, स्कैरिंग में अर्निका फ्रिक्वेंटली बेसिस पे दिया जाता रहा, आप यूज कर सकते हैं। जब आपका नॉन केस है कि आपको इंजरी के बाद ये प्रॉब्लम हुई है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लूइशनेस है, और साथ ही साथ में आप अर्निका यूज़ करें। अर्निका 30 या 200 पाव में ले सकते हैं, किसी भी कंपनी का लें, कोई भी कलर आप लें, 1 या 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं, सीधा जबान पे जलन होने पे थोड़े से पानी में ले लें, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। अर्निका हर तरीके की क्लॉट में घोलने का काम करते हैं। कोई भी फाइब्रोसिस भी अगर हो जाती है, कोई स्कैरिंग भी हो जाती है, तो अर्निका उसको डिजॉल्व करने में आपकी बहुत मदद करती है। और इन दवाओं के लिंक अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से मेडिसिन खरीद के आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है लैकेसिस। देखिए लैकेसिस एक ऐसा दवा है जो एक तो आपका कलर डिस्कलरेशन, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकिशनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो गया है, और उसके साथ साथ अगर आपका ओवर यूज़, बहुत ही ज़्यादा मैस्टरबेशन, बैड हैबिट्स की हिस्ट्री देखी गई है, यानी आपका इंड्यूस इंजरी हुआ है बहुत ही ओवर यूजेस ऑफ मैस्टरबेशन के बाद, तो ऐसे केसेस में लैकेसिस बहुत अच्छा मेडिसिन रहता है। बैड हैबिट्स का अगर हिस्ट्री मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव लिबिडो अगर देखा जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लैकेसिस लें, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले ऐसे इस तरीके से यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करें और अपने केस के हिसाब यूज़ करें। हमेशा अपने सिम्टम्स को प्रायोरिटी दें कि आपके लक्षण है, और मेडिसिन यूज़ करें, कम मात्रा में स्टार्ट करें, धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते, धीरे धीरे दवा को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है बेलोडोना। देखिए बेलोडोना भी आपने सुना होगा। अगर आपका केस बहुत ही ज़्यादा पेन है तो ऐसे केस में आप बेलोडोना लें। बेलोडोना भी आप ले सकते हैं, 1-2 बूंदे सुबह दोपहर शाम। और ये खाने की दवाइयाँ ऑरली आपको लगानी नहीं है, ये खाने की ऑरल मेडिसिन है जो मुंह में लेनी है, जबान पे, टंग पे, जीभ पे लेनी है। बेलोडोना में बहुत ज़्यादा पेन देखा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा रेडनेस, यानी मान लो अक्यूट केस अभी अभी ऐसा हुआ है कि आपको चोट लगी है, फाइब्रोसिस हो गया है और वो घुल नहीं रहा है, तो ऐसे केस में फिर आप बेलोडोना ले सकते हैं। रेडनेस को कम करता है, पेन को कम करता है,
बहुत ज़्यादा पेन अचानक से आना, अचानक से चले जाना, तो बेलाडोना का गाइडिंग सिम्टम होता है। आप बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे रस्टॉक्स रखा हुआ है। रस्टॉक्स 30 या 200 पाव में। देखिए रस्टॉक्स हम जोड़ों की प्रॉब्लम में, फाइब्रोसिस में, स्टिफनेस के केसेस में, अकड़न में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है फ्रीक्वेंटली रस्टॉक्स। तो वही केस रहेगा कि अगर आपको फाइब्रोसिस है, वहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो रस्टॉक्स बहुत हेल्प करती है। आप रस्टॉक्स ले सकते हैं। वैसे एक 1-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम खाने से पहले, इसी तरीके से आप रेगुलरली। मदर टिंचर, देखिए कैलेंडुला ये हमने क्लिनिक के पर्पस के लिए रखा हुआ है। आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। आपने सुना होगा इन्फेक्शन से, एंटीबायोटिक के नाम से आता है होम्योपैथी में, इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। तो कैलेंडुला को यूजुअली देखिए मदर टिंचर क्यों इस पे बना हुआ है। मदर टिंचर में लिया जाता है थोड़े से पानी में 10-15-20 ड्रॉप मिक्स करके दिन में 2-4 बार खाने से पहले आधे घंटे आप लगातार इसे ले सकते हैं। ये आपको पस फॉर्मेशन से बचाता है, यानी इन्फेक्शन को कम करता है। तो इसको आप पोस्ट सर्जिकल भी ले सकते हैं, यानी आप मान लो आपने कोई सर्जरी कराया है या फिर आपको अभी अभी चोट हुई है, तो भी आप ये ले सकते हैं। ये भी खाने का मेडिसिन रहेगा ऑरली, ताकि आपको वहाँ पे कोई पस फॉर्मेशन ना हो, कोई इंजरी ना हो, इस तरीके से कोई ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ दवाई काफ़ी मेडिसिन होती हैं। लीडम पाल भी दी जाती है और उसके साथ साथ बैलिस्पर भी दिया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन है, डिपेंडिंग कि आपका कॉज क्या रहा है, आपके सिम्टम आउटकम क्या है। अर्निका ऑइंटमेंट की देखिए इस पर लिखा भी होता है। अर्निका क्रीम, जैसे हमने खाने में बात करी, अर्निका दवा की चोट के बाद नीला हो जाना, नील पड़ जाना और वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाना, क्लॉट हो जाना, तो अर्निका आप लोकली लगा सकते हैं जहाँ पे आपको स्कैरिंग फाइब्रोसिस नजर आता है। तो ये भी क्या करता है कि घोलने का, डिजोल्व करने का इसका प्रॉपर्टी रहता है, घोल देना किसी भी टिश्यू को। तो ये आप रेगुलरली वहाँ पे लगा सकते हैं। सिर्फ उसी पार्ट में लगाएं जो हिस्सा आपको बेंडिंग नजर आता है, जहाँ पे स्कैरिंग नजर आती है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट रहता है, तो वहाँ पे आप इसे लगा सकते हैं। रेगुलरली यूज कर वीडियो आपकी मदद कर सके, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।